नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे समृद्धि आईएएस के यूट्यूब चैनल पर और करंट अफेयर्स की श्रृंखला में। आज का जो हमारा लेक्चर है वो 6 नंबर का है और यदि अभी तक पीछे का आपने 5 जो लेक्चर हुआ उसको नहीं देखा है तो देख लें, क्योंकि ज़्यादा नहीं 7-8 लेक्चर कुल होंगे और इसमें पूरा विश्वास है और भरोसा भी है कि आपका दृष्टि, क्रॉनिकल और घटनासार ये तीनों पत्रिकाएं जो है पूरी तरीके से कवर होंगी। जो भी महत्वपूर्ण चीजें रहेंगी वो करा दी जाएंगी और आप लोग जो है बहुत सहज रहने वाले हैं, क्योंकि अगर आप लोग केवल इस पे भरोसा करके जाएंगे, महत्वपूर्ण मैगजीन है, ऐसा नहीं कि हम इसकी उपयोगिता को जो है वो खारिज कर रहे हैं, लेकिन विगत वर्षों में ये मैगजीन पूरी तरीके से पर्याप्त नहीं रही है। तो इसके साथ साथ आपको समसामयिक की जो क्रॉनिकल आती है उसको भी देखना होगा और घटनासार भी होगा। अब यहाँ प्रश्न ये है कि आप लोग के पास अभी समय बहुत कम है, तो आप लोग केवल संस्थान पे बने रहिए, इस पे ट्रस्ट करके आइए और यहाँ विश्वास मानिए कि कोई भी महत्वपूर्ण चीजें तीनों मैगजीन की छूटने नहीं पाएंगी। बस आप धैर्य बना करके चीजों को करते रहिए और नोट करते रहिए, ताकि आपका यही साथ ही साथ अगर 15-20 मिनट आधा घंटा चैनल पे है तो आपको यही चीजें तैयार होती रहें। तो आइए बिना समय गंवाए अपने टॉपिक को देखते हैं। देखिए, सबसे पहले चिनाब पुल की बात कर ले, बहुत महत्वपूर्ण है और बड़ी उल्लेखनीय हमारी जो सफलता भी रही है वैज्ञानिकों के द्वारा, इंजीनियरों के द्वारा। तो दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल बनाया है हमने जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में स्थित। इस पुल का उद्घाटन 6 जून 2025 को प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया, मतलब प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा किया गया। जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में स्थित है और फिर ये पुल की ऊंचाई कितनी है तो ये 359 मीटर है। एकदम याद कर लीजिए क्योंकि आयोग एकदम पूछेगा। 359 मीटर जो है वो इसकी ऊंचाई है और अगर फीट में आए तो 1178 फीट है। जनरली ये याद रखिए मीटर में ही पूछेगा, क्योंकि जब भी पूछा है मीटर में पूछा है या किलोमीटर में पूछा है, तो चूंकि किलोमीटर में ही गया नहीं है, मीटर में ही है, तो 359 मीटर इसकी ऊंचाई है। और पुल की अगर लंबाई आप देखेंगे तो 1315 मीटर ये पुल लंबा है। और यह पुल क्या करेगा तो उधमपुर श्रीनगर 12 मूला रेल लिंक परियोजना का हिस्सा है। मतलब यह पुल जो है उधमपुर श्रीनगर 12 मूला जो है रेल परियोजना का हिस्सा है। लंबाई इसकी 1315 मीटर, ऊंचाई इसकी 359 मीटर है। उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा किया गया। कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में है। फिर अगला महत्वपूर्ण पॉइंट देखते हैं कि 21 मई 2025 को गृह मंत्रालय ने पश्चिमी सीमा पर बढ़ते सुरक्षा खतरा और पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद ऑपरेशन शील्ड नामक नागरिक सुरक्षा मॉक ड्रिल की जो है वो घोषणा की है। तो ऑपरेशन शील्ड क्या है ये भी जानते रहिए कि जो पहलगाम आतंकी जो अटैक हुआ था उसके बाद नागरिक सुरक्षा को लेकर के एक मॉक ड्रिल था। 24 जून 2025 को अमेरिका ने किस मिशन के तहत ईरान के 3 प्रमुख ठिकानों फोर्दो, नतांज और इस्फहान के 3 प्रमुख परमाणु ठिकानों पर जो है वो हमला किया है। तो ऑपरेशन मिड नाइट हैमर के तहत जो है ये अमेरिका के द्वारा फोर्दो, नतांज और इस्फहान जो है जो परमाणु संयंत्र थे उन पे B-2 जो बम्बर थे उनके द्वारा अटैक किया गया है। ये आप याद रखिएगा। और 20 जून 2025 को भारत सरकार ने ईरान और इजराइल के बीच बढ़ते संघर्ष के कारण अपने नागरिकों को सुरक्षित वापसी के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया? तो ऑपरेशन सिंधु। और जब भी ऐसी कोई आपदा आती, कोई विपदा आती है तो भारत सरकार जो है अपने नागरिकों को सुरक्षित वापस लाने के लिए प्रयास करता है और उसको एक ऑपरेशन का नाम देता है और वो ऑपरेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं और वहां से प्रश्न बनते ही बनते हैं। तो ऑपरेशन सिंधु को भी याद रख लीजिएगा कि ये क्या है। फिर ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2025 जारी हुआ है। तो सबसे पहले ऊर्जा संक्रमण सूचकांक के बारे में जानिए कि इसके जारीकर्ता कौन है। तो जारीकर्ता कौन है? विश्व आर्थिक मंच, वेरी इंपॉर्टेंट है। फिर शीर्ष रैंकिंग पे कौन है? स्वीडन है। और न्यूनतम रैंकिंग पे कांगो गणराज्य है। मतलब ऊर्जा संक्रमण सूचकांक का जारीकर्ता कौन है? तो विश्व आर्थिक मंच है, शीर्ष स्थान पर स्वीडन है,
न्यूनतम स्थान पर कांगो गणराज्य है। और अगर भारत की आप रैंकिंग की बात करें तो 118 देशों में भारत की रैंकिंग कितनी है? 71। 118 देशों में हमारी रैंकिंग 71 है। और 2024 में 120 देशों में हमारी रैंकिंग कितनी थी? 63 थी। तो ये आप देख लेंगे। फिर 10वां सतत विकास रिपोर्ट जारी हुआ है। तो 10वां सतत विकास रिपोर्ट जारी करता संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क के द्वारा, संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क के द्वारा 10वां सतत विकास रिपोर्ट जारी किया गया है। शीर्षक क्या है? तो 2030 और मध्य शताब्दी तक सतत विकास का वित्त पोषण। शीर्षक एक बार देख लें, क्योंकि शीर्षक से भी कई बार प्रश्न आए हुए हैं। तो 2030 और मध्य शताब्दी तक सतत विकास का जो है वो वित्त पोषण। शीर्ष रैंक पे कौन है? तो शीर्ष रैंक पे फिनलैंड है, वेरी इंपॉर्टेंट है। शीर्ष रैंक पे फिनलैंड है। और न्यूनतम रैंक पे कौन है? तो दक्षिण सूडान है। मतलब सतत विकास रिपोर्ट जो 2025 है उसमें शीर्ष रैंकिंग पर कौन है? तो फिनलैंड है। न्यूनतम रैंकिंग पे दक्षिण सूडान है। यदि भारत की रैंकिंग की बात की जाए तो हमारी रैंकिंग कितनी है? 99। और कितने देशों में है? 167 देशों में है। और अगर 2024 में देखा जाए तो हमारी रैंकिंग कितनी थी? 109वीं। तो मतलब इसमें जो है हमारी रैंकिंग में सुधार हुआ है। फिर वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट 2025 जारी हुआ है। जारीकर्ता कौन है? विश्व आर्थिक मंच। देखिए, अब आप कहेंगे सर ये जारीकर्ता क्यों बताते हैं? क्योंकि जारीकर्ता से आयोग प्रश्न पूछता है। अब आयोग जो है एक लाइन में प्रश्न नहीं पूछता, वो करंट में भी 2 स्टेटमेंट बनाता है। तो सबसे पहला स्टेटमेंट तो ऐसे रिपोर्टों में यही बना देता है कि ये फला संस्थान के द्वारा जारी किया। कभी कभी वो सही लिख देता है और कभी कभी गलत लिख देता है। तो आपको पहले स्टेटमेंट को भी ध्यान से देखने की जरूरत होती है। फिर संस्करण कितना था? 19वां था। और वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट में शीर्ष रैंक किसको प्राप्त है? तो आइसलैंड में। मतलब आइसलैंड विश्व का एक ऐसा देश है जहां लैंगिक विभेद जो है वो सबसे कम है। मतलब शून्य तो हो ही नहीं सकता, मतलब कुछ तो होगा वहां भी, लेकिन सबसे बेहतर स्थिति में वहां जो है वो महिलाएं हैं। भारत की रैंकिंग देखें तो हमारे यहाँ 131 हमारी रैंकिंग है। और कितने देशों में है? 148 में। मतलब ये हमारी खराब स्थिति को दर्शाता है। जबकि अगर 2024 में हम अपनी रैंक देखें तो 2024 में हमारी रैंक कितनी थी? 129। मतलब 2 अंक की गिरावट ही हमारे पास आई है। और अब सबसे नीचे देखा जाए तो पाकिस्तान है। मतलब कुल 148 देशों ने इसमें जो है आंकड़ा जुटाया गया और 148 में वह स्थान किसे मिला? तो पाकिस्तान को। मतलब सोचिए कि बगल में हमारे पड़ोसी देश में महिलाओं को लेकर के कितनी दुर्गति है। और वो अपने आप को इस्लामिक जगत का नेतृत्व करता बनना चाहता है। मतलब अपनी आधी आबादी की दुर्गति करके जो है आप कैसे इस्लामिक जगत का आप नेतृत्व कर सकते हैं? भाई कुरान में तो पैगंबर साहब ने तो सबको बराबरी का ही अधिकार दिया है। दूसरी चीज, भारत भी पीछे नहीं है, भारत की भी कमोबेश स्थिति वही है। भाई 131 पे हम भी हैं। मतलब हमारे भी नियंता कहते हैं कि बनना विश्वगुरु है। और विश्वगुरु आप कैसे बनेंगे? मतलब आधी आबादी को आप मतलब हाशिए पे ढकेल दीजिए और उसके बाद आप कल्पना करिए। देखिए, जो भी विकसित देश हुए हैं, जो भी विकसित देश हैं, वहाँ महिलाओं को आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से बहुत आज़ादी प्राप्त है। तो यहाँ भी देने की जरूरत है, तब जाकर के सही मायने में हम जो है उस तरीके की प्रगति कर सकते हैं। तो ये आंकड़ा भी देखिए। और देखिए, ऐसे आंकड़े आप लोग इसलिए भी थोड़ा पढ़ते रहिए क्योंकि इन सब आंकड़ों का प्रयोग आप कहाँ करेंगे? आप अपने निबंध में करेंगे, आप अपने मेंस आंसर राइटिंग में करेंगे। और जब ये आंकड़े आप डालेंगे तब आपका जो उत्तर है वो कहानी की तरह नहीं लगेगा। मतलब आप अगर कोई दावा कर रहे हैं, भारत में महिलाओं की स्थिति के बारे में बता रहे हैं, अगर वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट को कोट करके हुए चीजें लिखिए, तो सोचिए एग्जामिनर पे आप एक दबाव तो बनाने में सफल होंगे ना कि भाई लड़का जो है वो हवाई दावा नहीं कर रहा, मतलब वो तथ्य तर्क के साथ अपनी चीजों को रख रहा है और यही आपको नंबर मिलेगा। तो यहाँ जो है जो भी पढ़ रहे हैं थोड़ा गंभीर होकर पढ़िए, क्योंकि आगे फिर आपको मुख्य परीक्षा में भी इसकी जरूरत पड़ेगी। फिर भारत वैश्विक स्तर पर सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश बन गया है।
ये तो आप जान ही रहे होंगे कि स्टेट ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन 2025 रिपोर्ट के अनुसार, मतलब ये हम नहीं कह रहे हैं, ये कौन कह रहा है, स्टेट ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन 2025 की जो रिपोर्ट है वो कह रही है। और इस रिपोर्ट के जारीकर्ता कौन है, तो संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है, और 2 बार पीछे आपके परीक्षा में पूछा गया है। तो स्टेट ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन जो रिपोर्ट जारी करता है, तो कौन जारी करता है, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष जारी करता है। और इसके अनुसार जो है भारत वर्तमान में चाइना को पीछे छोड़ते हुए वैश्विक स्तर पर सर्वाधिक आबादी वाला जो है वो देश बन गया है। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत की कुल अनुमानित जनसंख्या कितनी है, 146.39 करोड़ है, और कुल प्रजनन दर कितना है, तो 1.9 है। मतलब ये जो आंकड़ा है ना, ये दर्शा रहा है, ठीक है हम लोग आबादी तो बढ़ा लिए, लेकिन अब जो है लोग अवेयर हो गए हैं, क्योंकि अगर देखा जाए तो आबादी का जो संतुलन स्थापित करने के लिए जो सबसे आदर्श स्थिति होती है वो होती है 2.1 की। तो अब हमारी जो TFR दर है वो यहाँ आ रही है, यानी कि हम ऋणात्मक की तरफ जा रहे हैं, और धीरे धीरे ये होगा कि मतलब लोगों की डेथ ज़्यादा होगी और उस हिसाब से बच्चे पैदा कम होंगे। और ये जब भी कोई विकसित समाज होता है, विकसित देश होता है, तो वहाँ इस स्थिति की चीज़ें आती हैं, तो फिर वहाँ के सरकारें फिर प्रयास करती हैं कि जो है जो नागरिक अधिक से अधिक बच्चे पैदा करें। जैसे अभी आप जापान का उदाहरण ले लीजिए कि जापान जो है दुनिया का सबसे वृद्ध आबादी वाला देश बनता जा रहा है, क्योंकि वहाँ क्या है कि लोग बूढ़े हो रहे हैं, डेथ कर रहे हैं, और वहाँ के जो युवा हैं वो मतलब बच्चे पैदा ही नहीं कर रहे हैं, या जो भी है शादी में उनका इंटरेस्ट ही नहीं है। तो ये सारी चीजें हैं। और उच्च TFR वाले राज्य कौन से हैं, तो देखिए जो भारत में सर्वाधिक TFR वाले राज्य हैं, तो नंबर 1 पे बिहार है, इसका कितना है, 3 है, मेघालय है 2.9, और उत्तर प्रदेश का कितना है, 2.7 है, मतलब इसके आंकड़े के अनुसार। और जीवन प्रत्याशा कितनी है, तो मेल की जीवन प्रत्याशा 71 ईयर है, और फीमेल की 74 ईयर है। मतलब पुरुष जो है वो एक औसत जो उसकी जीवन प्रत्याशा 71 वर्ष है, और महिला की औसत जीवन प्रत्याशा कितनी है, 74 वर्ष है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें और इसको नोट कर लें। फिर उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग द्वारा जारी नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार महाराष्ट्र जो है 34% सर्वाधिक FDI प्राप्त करता राज्य है। तो अब हम थोड़ा सा FDI की तुलना करें, चर्चा करें। यहाँ एक पॉइंट बना लीजिए। और ये उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग द्वारा जारी एक नवीनतम रिपोर्ट है। उसमें ये रिपोर्ट क्या कह रही है कि जो महाराष्ट्र है भारत का सर्वाधिक FDI प्राप्त करता जो है वो स्टेट है। कितना FDI प्राप्त कर रहा है, 34%। मतलब 34% जो कुल FDI आ रहा है, अगर सपोज करिए कि 100 रुपये FDI भारत में आ रहा है, तो 34 रुपया अकेले जो है उसका महाराष्ट्र पा रहा है। तो सोचिए कि महाराष्ट्र क्यों ना सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बने राज्यों में। दूसरे नंबर पे क्या है, कर्नाटक है 13%, मतलब 34 के बाद घट करके कितना आ गया, 13% है। और दिल्ली जो है तीसरे स्थान पर है, और दिल्ली का क्रम कितना, 12%। और अगर सबसे अधिक FDI आया है किस क्षेत्र में, तो सबसे ज्यादा FDI आया है वो सेवा क्षेत्र में। और इसीलिए जो ये FDI की जो नेचर होता है, अगर वो प्राथमिक और द्वितीयक सेक्टर में आए तो उसमें और ज्यादा स्थायित्व है, और भारत के लिए तो वो और ज्यादा आवश्यक है। लेकिन आप लोग जान ही रहे हैं कि जो भी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्ट होते हैं, तो वो बेसिकली जो भी इन्वेस्टर्स होते हैं वो वही इन्वेस्ट करते हैं जहां उनको लाभ दिखता है, और बहुत ज़्यादा समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता। भाई अगर कोई एग्रीकल्चर में या इंडस्ट्री में यहाँ अपना इन्वेस्ट करेगा तो यहाँ तमाम समस्याओं का सामना करना पड़ता है, आधारभूत संरचनाओं का है, फिर पर्यावरण क्लियरेंस को लेकर के है। तो ऐसी स्थिति में उनके लिए सेफ क्या है कि भाई हम जो है अर्थव्यवस्था के जो तृतीयक सेक्टर है सेवा क्षेत्र उसमें इन्वेस्ट करेंगे, और जब आवश्यकता लगेगी तो यहाँ से अपने पैसे को निकालना भी आसान होता है। क्योंकि अगर कोई उद्योग लगा दिया, भाई उद्योग लगाएगा तो यहाँ जमीन खरीदेगा, यहाँ बड़े स्तर पर जो है प्लांट अपना लगाएगा, तो ऐसे में वो अगर चाहे भी तो वो उद्योग को उठा करके कहाँ ले जा पाएगा अपने देश। तो ये थोड़ा सा जटिल होता है सेकेंडरी और प्राइमरी सेक्टर में। लेकिन
टर्सरी में जो है ये इजी होता है और इसीलिए भारत जो है सर्वाधिक एफडीआई सेवा क्षेत्र में पाता भी है। अब प्रश्न उठता है कि भारत को सबसे ज्यादा एफडीआई कौन से देश देते हैं, तो नंबर 1 पे सिंगापुर है, वेरी इंपॉर्टेंट है। सिंगापुर से जो भारत को अगर 100 रुपया एफडीआई प्राप्त हो रहा है तो 30 रुपया तो अकेले हमको सिंगापुर से मिल जाता है। दूसरा सोचिए मॉरिशस से मिलता है। अब आप लोगों के मन में ये चीज आती होंगी कि भाई मॉरिशस जैसा सिंगापुर तो तभी चलिए कुछ समझ में आ रहा है, मॉरिशस जो है 17% एफडीआई हमको दे रहा है। तो ये आप समझ लीजिए कि इसमें कुछ कहानी है, और ये जब हम इकोनॉमी की क्लास लेते हैं तो वहाँ बताते हैं कि कैसे भारतीयों का ही धन जो है वो ब्लैक धन जो है वो एफडीआई के माध्यम से व्हाइट होके आता है, सेल कंपनियों के माध्यम से। तो वो बात का विषय है, लेकिन आप अभी जानिए सिंगापुर शीर्ष पे है, मॉरिशस द्वितीय नंबर पर है, और अमेरिका की जो स्थिति है वो 3rd नंबर पे है। और अगर वैश्विक स्तर पर जो एफडीआई प्राप्त करने में भारत की रैंकिंग कितनी है, तो 15वीं रैंक भारत की है। मतलब वैश्विक स्तर पर 15वें स्थान पर एफडीआई प्राप्त करता देश है भारत। आप कमेंट करके जल्दी से हमको बता दीजिए कि नंबर 1 पे एफडीआई कौन प्राप्त कर रहा है। और आप लोग को तो मैक्सिमम पता होगा, बस कमेंट करके बताएं कि शीर्ष एफडीआई प्राप्त करता देश कौन सा है। चलिए आगे बढ़ने से पहले ये कुछ हमारे मुख्य परीक्षा के बैचेस चल रहे हैं। आप लोग जो है अभी तक इससे नहीं जुड़े हैं तो ज्वाइन करें, क्योंकि अगर पीटी के बाद मन बनाए हैं कि पीटी के बाद मुख्य परीक्षा में जुड़ेंगे तो पीटी के बाद इतना समय नहीं मिलता है कि आप जो है 6 पेपर एस्से और हिंदी सब तैयार कर लीजिए, तो आपके बिखरने के चांस बहुत ज़्यादा रहते हैं। अभी अच्छा अवसर है कि आप साथ साथ मुख्य परीक्षा की चीज़ें भी करते रहिए, क्योंकि मुख्य परीक्षा की तैयारी यदि आप करेंगे शिद्दत से तो पीटी तो स्वतः तैयार होता रहेगा, और सही में तैयारी वाकई में होती मुख्य परीक्षा की ही है। आप लोग बस पीटी को केवल जन्म मरण का अपना एक मान लेते हैं कि बस एक बार पीटी पास हो जाए। भाई एक बार नहीं, बहुत लोग 10-10 बार पीटी पास हो लेते हैं, क्या कर लेते हैं, केवल पीटी पास होते रहते हैं। तो पीटी पास होने से तो आप सेलेक्ट हो नहीं जाएंगे। सेलेक्ट तो तभी होंगे जब आप फाइनल सिलेक्शन लेंगे, और फाइनल सिलेक्शन की एकमात्र कुंजी जो है वो मुख्य परीक्षा ही है। और मुख्य परीक्षा में आंसर राइटिंग बहुत मस्ट है कि आप लाख ज्ञान लिए रखे रहिए। यदि आपके पास उसको लिखने का स्किल नहीं है, उसका आपको प्रस्तुतिकरण नहीं आ रहा है, आप टू द पॉइंट लिख नहीं पा रहे हैं, तो फिर जो है वो कोई मतलब का नहीं। और ये सारी चीज़ें हम यहाँ इस जो हमारा मेंटरशिप बैच है इसके माध्यम से करवा रहे हैं। अभी जो है पेपर 1 से हमारा बैच शुरू हुआ है, तो आप लोग इससे जुड़िए, इसका लाभ उठाइए। यहाँ क्या है कि डेली हम आपको प्रश्न देंगे, आप इस तरीके से लिख करके दिखाएंगे, जो भी कमी रहेगी वो हम बताएंगे। यदि आपका आधा नंबर भी कटा है, क्यों कटा है, और फिर जो है आपको मॉडल आंसर भी देंगे। और हमारा ये विश्वास है कि हम जो है 750 प्लस प्रश्न जो है वो हम आपको कराएं। ये 750 प्लस प्रत्येक प्रश्न पत्र के प्रत्येक टॉपिक से होंगे, मतलब मिला करके होंगे। और अभी जो हाल ही में जो मेंस हुआ है उसमें हमारे बच्चों का फीडबैक, आप लोग यदि टेलीग्राम से जुड़े होंगे या यूट्यूब पे भी हमारे 1-2 वीडियो आए हैं, जो बच्चे जो मैसेज किए हैं, बहुत बच्चों का तो फोन आया है, तो उन लोगों का बहुत शानदार फीडबैक रहा है कि सर काफ़ी अच्छा रहा। और अच्छा गया भी है, क्योंकि हम लोगों ने काफ़ी परिश्रम करके प्रश्न को सेलेक्ट किया था। और मॉडल आंसर हमारे आप YouTube पे बहुतेरे पढ़े हैं, आप जा करके आप देखें और आप तुलना कर सकते हैं कहीं के मॉडल आंसर से, कितना टू द पॉइंट और कितना सारगर्भित तरीके से चीज़ें दी जाती हैं। तो आप लोग यहाँ से जुड़िए, और अगर इतना प्रश्न आप मुख्य परीक्षा से पहले प्रैक्टिस करके चले जाएंगे तो विश्वास मानिए कि आप सफलता के बहुत करीब, क्या 100% सफलता सुनिश्चित है। बस शर्त यही है कि आप जो है प्रश्न आपका छूटे ना, आप लिख के आ जाइए। क्योंकि एक बड़ी समस्या बच्चों के साथ ये भी आती है कि वो आंसर राइटिंग नहीं करते, स्पीड नहीं रहती है, और फाइनली वो प्रत्येक प्रश्न में 1 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 3-3 क्वेश्चन छोड़ के आ जाते हैं। तो ऐसे में उनकी सफलता जो है वो संदिग्ध हो जाती है। तो नंबर फ्लैश कर रहा होगा, तो आप लोग अधिक जानकारी के लिए वहां संपर्क कर सकते हैं। चलिए अब हम आते हैं IPL 2025 में। जब ये आता है तो भारत के लोग एकदम पगलाए रहते हैं। हमारा भी इंटरेस्ट है, हम भी देखते हैं। देखिए संस्करण कौन सा था, 18वां था। आयोजन कब से हुआ, तो 22 मार्च से 3 जून के बीच हुआ। कुल टीमें कितनी भाग ली थी इसमें, तो 10 टीमें। मतलब IPL में कुल 10 टीमें थी। संस्करण 18वां था। विजेता RCB, रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु। और इसके कप्तान कौन है, तो रजत पाटीदार। वेरी इंपॉर्टेंट है कि RCB के जो कप्तान थे वो
रजत पाटीदार थे। और उप विजेता कौन थे? तो किंग्स 11 पंजाब, उप विजेता किंग्स 11 पंजाब। और इसके जो कैप्टन थे श्रेयस अय्यर थे। आईपीएल 2025 का प्रायोजक कंपनी कौन थी? तो टाटा थी। मतलब इसमें एक स्पॉन्सर भी होते हैं, तो इसमें जो महत्वपूर्ण स्पॉन्सर कंपनी थी वो टाटा थी। और ऑरेंज कैप किसे मिला है? साई सुदर्शन। मतलब जब आप लोग टीम बनाते रहे होंगे तो अक्सर साई सुदर्शन को ही आप लोग जो है चुनते रहे होंगे कैप्टन को लेकर के। और बहुत शानदार आईपीएल में प्रदर्शन भी रहा है, बहुत अच्छा रन इन्होंने बनाया है। तो ऑरेंज कैप किसे मिलता है? जो सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज होते हैं, तो साई सुदर्शन को मिला है। और पर्पल कैप मिला है प्रसिद्ध कृष्णा को, जो बहुत बेहतरीन बॉलर होते हैं। तो प्रसिद्ध कृष्णा जो है वो पर्पल कैप मिला है। और मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर किसे मिला है? तो मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर का पुरस्कार जो मिला है वो मिला है सूर्य कुमार यादव को। सूर्य कुमार यादव का जब आप देख रहे होंगे तो ये कोई ऐसा मैच रहा ही नहीं है जिस मैच में सूर्य कुमार यादव का बल्ला चला न हो। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, आप लोग जो है यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लें। और आईपीएल से पूछेगा तो इतना ही पूछेगा, संस्करण याद रखिएगा 18वां संस्करण था। विजेता उप विजेता दोनों टीमों के कप्तान कौन थे? पर्पल कैप किसे मिला? ऑरेंज कैप किसे मिला? और मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर का पुरस्कार किसे मिला? बस इतने में ही है। और प्रायोजक कंपनी जो है वो तो टाटा थी ही। जून 2025 में भारत के पहले बटरफ्लाई सेंचुरी की स्थापना कहाँ हुई है? बहुत महत्वपूर्ण है, चूंकि भारत में पहला और बटरफ्लाई सेंचुरी की स्थापना हो रही है, तो ये कन्नूर केरल में हो रही है। वेरी इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको नोट कर ले। 30 जून 2025 को गृह मंत्री अमित शाह ने कहां पर जो है राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड के मुख्यालय का उद्घाटन किया? तो राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड के मुख्यालय का उद्घाटन जो है निजामाबाद तेलंगाना में हुआ है। और हल्दी को लेकर के किसी जान लीजिए कि भारत में इसकी 30 किस्में उगाई जाती हैं। सर्वाधिक जो है हल्दी का प्रोडक्शन कौन करता है? तो महाराष्ट्र करता है, दूसरे नंबर पे तेलंगाना करता है। और हम भारत में जो है सर्वाधिक हल्दी का उपभोग होता है, यहाँ प्रोडक्शन भी सबसे ज्यादा होता है और हम सबसे ज्यादा हल्दी का निर्यात भी करते हैं। तो ये सारी चीजें हैं और यहाँ 30 प्रकार की किस्में उगाई जाती हैं। वह राज्य जिसने 21 जून 2025 को भारत की पहली योग नीति की घोषणा करी। वेरी इंपॉर्टेंट है, आप लोग जानते ही होंगे कि योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है। तो 21 जून 2025 को भारत की पहली योग नीति की घोषणा की है उत्तराखंड सरकार ने की है। विश्व आर्थिक मंच द्वारा 18 जून 2025 को जारी ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2025 में भारत को कौन सी रैंक प्रदान की गई है? तो 71वीं रैंक। ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में भारत की रैंक कितनी है? तो 71 है। और ऊर्जा संक्रमण सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी किया जाता है। जून 2025 में जारी दुनिया के 163 देशों की ग्लोबल पीस इंडेक्स 2025 में भारत को रैंक प्रदान की गई है। तो 115वीं रैंक प्रदान की गई है। ग्लोबल पीस इंडेक्स में भारत 115वें स्थान पर है। फिर जून 2025 में विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक 2025 में दुनिया के कुल 148 देशों में भारत की रैंकिंग कितनी है? तो 131वीं है। मतलब भारत की रैंकिंग 131वीं। आपको बताना है कि इसके शीर्ष पे कौन है और अंतिम पे तो हम बता दे रहे हैं पाकिस्तान है। और शीर्ष रैंकिंग जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताएं, क्योंकि देखिए ये तो पूछ लेगा भारत की रैंक या आपसे पूछेगा शीर्ष रैंक और न्यूनतम रैंक। तो न्यूनतम पाकिस्तान है 148 पे है, भारत 131 पे है। आपको बताना है कि शीर्ष रैंक पे कौन सा देश है जहां सबसे कम लैंगिक असमानता है। 30 मई 2025 को जारी अधिसूचना के अनुसार किस राज्य सरकार ने राज्य में तंबाकू उत्पाद खरीद की कानूनी उम्र जो है 18 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष कर दी है? तो ये कर दी है कर्नाटक ने। कर्नाटक ने जो है 18 से 21 वर्ष कर दी है कि अगर 21 वर्ष का व्यक्ति हो उससे नीचे होगा तो उसको तंबाकू से संबंधित कोई भी उत्पाद दुकानदार नहीं देगा। हाल ही में कौन सौर ऊर्जा से अपनी ऊर्जा की मांग पूरी करने वाला देश का पहला जिला बना है? तो दीव बना है। महाराष्ट्र का वह शहर जहां मई 2025 में राज्य का पहला राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय परिसर की आधारशिला रखी गई। तो महाराष्ट्र राज्य का पहला जो फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी गई है तो वो रखी गई है नागपुर में।
भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने 2025 को किस वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो इसरो 2025 को मना रहा है किस वर्ष के रूप में? गगनयान वर्ष के रूप में मना रहा है। वह भारतीय विश्वविद्यालय जहां के शोधकर्ताओं ने भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के सहयोग से भारत की पहली जीन एडिटेड भेड़ तैयार किया है। तो भारत की पहली जीन एडिटेड भेड़ की जो को बनाया गया है वो कश्मीर विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं के द्वारा बनाया गया है। हाल ही में किसके नेतृत्व में भारत की वायु सुरक्षा को मजबूत बनाने के उद्देश्य से प्रोजेक्ट कुश शुरू किया गया है? तो प्रोजेक्ट कुश, तो पहले जानें कि प्रोजेक्ट कुश किसका है? तो ये डीआरडीओ का है और इसका काम है क्या कि वायु सुरक्षा को जो है मजबूत बनाने के लिए ये प्रयास है कि प्रोजेक्ट कुश के तहत वायु सुरक्षा को जो है डीआरडीओ उन्नत करेगा। मई 2025 में कौन सा उथले पानी का पहला पनडुब्बी रोधी युद्धक जहाज भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है? महत्वपूर्ण है, अर्नाला को शामिल किया गया है। आतंकवादियों की सफाई के लिए हाल ही में भारतीय सेना द्वारा जम्मू कश्मीर में किस ऑपरेशन को जो है चलाया गया? तो आतंकवादियों के सफाई के लिए हाल ही में जम्मू कश्मीर में भारतीय सेना द्वारा ऑपरेशन नादेर चलाया गया था। तो ऑपरेशन नादेर के बारे में भी आप लोग ध्यान रखेंगे। हाल ही में किस राज्य में दुनिया के पहले ऊर्जा संचरण उद्यान का उद्घाटन किया गया? तो दुनिया के पहले ऊर्जा संचरण उद्यान का उद्घाटन किया गया है तेलंगाना में। वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ तो देश नहीं दुनिया की बात हो रही है और दुनिया के पहले ऊर्जा संचरण उद्यान का उद्घाटन किया गया है कहाँ? तेलंगाना में। हाल ही में भारत सरकार ने किस दिन को आयुर्वेद दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो आयुर्वेद दिवस किस तिथि को मनाया जाएगा? तो 23 जो है वो सितंबर को मनाया जाएगा। बहुत महत्वपूर्ण है, 23 सितंबर को भारत सरकार ने आयुर्वेद दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की है। जिनेवा स्विट्जरलैंड में आयोजित 78वीं विश्व स्वास्थ्य सभा के दौरान 21 मई 2025 को किस बीमारी के उन्मूलन का प्रमाण पत्र भारत को दिया गया? तो देखिए ये जो है ट्रैकोमा है और ट्रैकोमा बीमारी जो है वो आंख से संबंधित होती है, तो आप लोग इसका भी ध्यान रखेंगे और साथ ही साथ हमारे जो है वो नोट करते चलिए, क्योंकि यहाँ अगर आप चैनल पे समय बिता रहे हैं तो थोड़ा सा ठहर करके वीडियो को रोक करके नोट करते रहिएगा, तो फिर आपको बार बार देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और वैसे भी हम इतना बार बोल रहे हैं तो चीजें आपको वैसे भी रिपीट होती रही होंगी। मई 2025 में किस भारतीय राज्य को देश का पहला पूर्ण साक्षर राज्य घोषित किया गया है? मिजोरम को। वेरी इंपॉर्टेंट है। और अगर दूसरा पूछे तो दूसरा राज्य है गोवा, तो पहला राज्य मिजोरम, दूसरा राज्य गोवा है। प्रधानमंत्री मोदी ने किस योजना के तहत 22 मई 2025 को पुनर्विकसित देश के 103 रेलवे स्टेशनों को उद्घाटन किया है? तो बहुत महत्वपूर्ण, एक बार तो यही पूछ लिया था कि अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत प्रधानमंत्री मोदी ने हाल ही में कितने स्टेशनों का उद्घाटन किया? तो उसमें 55 था, ऐसे कुछ था, तो बच्चे जो है कंफ्यूज हो गए थे। तो आप लोग जो है इसका ध्यान रखेंगे कि अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत 22 मई 2025 को 103 जो है रेलवे स्टेशनों का उद्घाटन किया गया। और किसके द्वारा किया गया? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया। 13 मई 2025 को संजीव खन्ना के सेवा मुक्त होने के बाद किसे भारत का 52वां जो है मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? तो न्यायमूर्ति भूषण रामकृष्ण गवई को। 24 अप्रैल 2025 को किस राष्ट्रीय उद्यान को भारत का 107वां राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया है? तो सिमलीपाल टाइगर रिजर्व उड़ीसा को। और देखिए सिमलीपाल टाइगर रिजर्व जो उड़ीसा है 107वां, तो इससे घोषित किया गया है। साथ ही साथ उड़ीसा का दूसरा है, इसके पहले उड़ीसा में एक भितरकनिका है, उसे भी राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा प्राप्त है। तो उड़ीसा के 2 हो गया और भारत का 107वां हो गया। 2 मई 2025 को प्रधानमंत्री मोदी द्वारा उद्घाटित किया गया भारत का पहला समर्पित डीप वाटर कंटेनर ट्रांसशिपमेंट हब कौन सा बंदरगाह बना है? वेरी इंपॉर्टेंट है। तो डीप वाटर कंटेनर ट्रांसशिपमेंट हब कौन सा बंदरगाह बनाया गया है? तो विजिंजम अंतरराष्ट्रीय बंदरगाह, ये तिरुवनंतपुरम में है। और तिरुवनंतपुरम कहाँ है? केरल में है। भारतीय निवेशकों और पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए किस देश ने
2025 में 10 वर्षीय गोल्डन बीमा योजना शुरू किया है। तो 10 वर्षीय गोल्डन बीमा योजना शुरू किया गया है वियतनाम के द्वारा। और वियतनाम इस गोल्डन योजना के तहत जो है गोल्डन बीमा वीजा योजना के तहत करेगा क्या कि जो भारत के इन्वेस्टर्स हैं उन्हें अपने देश में इनवाइट करेगा इंडस्ट्री के क्षेत्र में इन्वेस्ट करने के लिए। भारतीय सेना ने 28 मार्च 2025 को म्यांमार में आए भीषण भूकंप की तबाही के बाद मानवीय सहायता प्रदान करने के लिए किस ऑपरेशन का संचालन किया था? तो वो ऑपरेशन कौन था? ऑपरेशन ब्रह्मा। अब ऑपरेशन ब्रह्मा आ जाए, ऑपरेशन सिंधु आ जाए तो आपको कंफ्यूज नहीं होना। सिंधु के तहत क्या किया गया था? जो इजराइल और ईरान के बीच जब युद्ध हुआ तो ईरान में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए ऑपरेशन सिंधु चलाया गया था। और ये जो है म्यांमार में जो भूकंप आया था उसमें राहत कार्य को प्रोवाइड करवाने के लिए ऑपरेशन ब्रह्मा का जो है वो संचालन किया गया था। 17 से 19 मार्च 2025 को नई दिल्ली में आयोजित 10वीं रायसीना डायलॉग का वर्ष 2025 का थीम था काल चक्र, जनशक्ति और ग्रह। वेरी इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो आप जानिए कि 17 से 19 मार्च ये डेट याद रख लीजिएगा। 2025 में कहाँ आयोजित हुआ? तो रायसीना डायलॉग चूंकि हमारा अपना है, जो रायसीना हिल्स है कहाँ? दिल्ली में। और रायसीना हिल्स भी जो हमारा राष्ट्रपति भवन है तो आप लोग इतना तो जान ही रहे होंगे। 17 से 19 मार्च दिल्ली में। संस्करण कौन सा था? 10वां था। और इसमें एक महत्वपूर्ण फैक्ट ये बताइए कि इसकी अध्यक्षता जो है किसके द्वारा की गई? मतलब इसमें एक विदेशी व्यक्ति को इसका अध्यक्ष बनाया जाता है। तो आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताएं क्योंकि वो भी आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि एक आध बार तो वहां से भी प्रश्न बने हुए हैं। तो कमेंट करके बताएं। और थीम तो इसकी याद रख लीजिए कि काल चक्र, जन शांति और ग्रह। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने मद्रास डायबिटीज फाउंडेशन के सहयोग से कहां पर देश का पहला डायबिटीज बायोबैंक स्थापित किया? चेन्नई में। मतलब ICMR ने देश का पहला डायबिटीज बायोबैंक की स्थापना की है तो वो चेन्नई में की है। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा 2 मार्च 2025 को कहां पर भारत के पहले विश्व शांति केंद्र का उद्घाटन किया गया? तो भारत के पहले विश्व शांति केंद्र का उद्घाटन पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा वो किया गया गुरुग्राम हरियाणा में। 11 फरवरी 2025 को ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2025 के अनुसार दुनिया के 180 देशों में भारत की रैंकिंग कितनी है? तो 96। देखिए ये जारी किया जाता है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा करप्शन परसेप्शन इंडेक्स जो है, और दुनिया के 180 देशों में भारत की रैंकिंग कितनी है? तो भारत की रैंकिंग है 96 है। 8वां भारतीय महासागर सम्मेलन 2025 का आयोजन 16 से 17 फरवरी 2025 को कहां पर किया गया? तो मस्कट, ओमान में किया गया। तो इसको भी आप लोग ध्यान रखेंगे। हाल ही में भारत सरकार ने किस IIT संस्थान के सहयोग से दुनिया की सबसे लंबी हाइपर लूप टेस्ट ट्यूब विकसित किया है? तो दुनिया की सबसे लंबी हाइपर लूप टेस्ट ट्यूब विकसित किया है तो ये IIT मद्रास ने किया है। भारत सरकार ने IIT मद्रास के सहयोग से दुनिया का सबसे लंबी हाइपर टेस्ट ट्यूब विकसित किया है। तो ये आप भी ध्यान रखेंगे। हाल ही में भारत के किस देश के साथ मिलकर वर्ष 2026 को संस्कृति, पर्यटन और कृत्रिम बुद्धिमत्ता के वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो स्पेन। मतलब भारत स्पेन के साथ मिलकर के 2026 को संस्कृत, पर्यटन और कृत्रिम बुद्धिमत्ता के रूप में मनाएगा। उड़ीसा के भुवनेश्वर में 8 से 10 जनवरी 2025 को आयोजित प्रवासी भारतीय दिवस के 18वें संस्करण की थीम क्या थी? तो एक विकसित भारत के लिए प्रवासी भारतीयों का योगदान। बहुत महत्वपूर्ण है। पहले तो आप ये जानिए कि जो अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी जो दिवस मनाया जाता है वो प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है, और ये इस बार मनाया कहाँ गया? तो 8 से 10 जनवरी, ये याद रखिएगा कि 8 से 10 जनवरी के बीच में मनाया गया, और जनवरी इसी समय ये मनाया ही जाता है। कहाँ मनाया गया? तो ये उड़ीसा के भुवनेश्वर में, मतलब उड़ीसा के भुवनेश्वर में मनाया गया।
और इसकी थीम क्या थी, तो एक विकसित भारत के लिए प्रवासी भारतीयों का जो है वो योगदान है। तो ये जान लीजिए और नोट कर लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण। उड़ीसा के भुवनेश्वर में मनाया गया और ये 18वां संस्करण था, ये भी अपने आप में महत्वपूर्ण है। और थीम एक विकसित भारत के लिए प्रवासी भारतीयों का योगदान। देखिए जहां थोड़ा सा हम बार बार रिपीट करें तो वो अपने आप में जानने को मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो उसको तो हर हालत में आपको ध्यान दे करके जाना होगा परीक्षा में। जून 2025 में किस देश की संसद ने स्टेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करने से संबंधित प्रस्ताव को मंजूरी दी है? और आप लोग जान ही रहे होंगे कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज जो है तो ईरान ने की है। और क्यों की है? क्योंकि तो अभी हाल ही में कुछ समय पहले ही इजराइल ईरान के बीच संबंध बहुत नाजुक दौर में थे और युद्ध तक की स्थितियां बनी, युद्ध हुए भी, अमेरिका भी उसमें जो है एक पार्टी बन के उभरा। तो ऐसे में ईरान का ये कहना था कि भाई हम जो है इस मार्ग को बंद कर देंगे। और ये मार्ग जो है ऊर्जा को लेकर के, मतलब जो भी खाड़ी देशों से तेल का निर्यात होता है वो यहीं से होता है। तो ऐसी स्थिति में विश्व समुदाय के समक्ष एक बड़ी समस्या उत्पन्न हो सकती थी। बहरहाल हालांकि इसको युद्ध रुक गया और ऐसी कोई चीजें हुई नहीं। तो आप लोग स्टेट ऑफ हॉर्मुज को ध्यान दे दीजिएगा, स्टैटिक पोर्शन में भी कायदे से पढ़ लीजिएगा, वहां से प्रश्न बनने की संभावना रहेगी। इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा 17 जून 2025 को जारी ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2025 में दुनिया के सबसे रहने योग्य शहर के रूप में शीर्ष रैंकिंग प्रदान की गई है। किसे? तो कोपेनहेगन डेनमार्क को। तो ये जानिए कि ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2025 के द्वारा जो है शीर्ष रैंकिंग दुनिया में किस शहर को प्रदान की गई? तो कोपेनहेगन। और कोपेनहेगन कहाँ है? तो ये डेनमार्क में है। 15 से 17 जून के बीच 91वें G7 शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो अल्बर्टा कनाडा में किया गया और इसमें जो है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी शिरकत की थी। देखिए जो G7 है, पहले G8 था, इसमें रूस भी सम्मिलित था, लेकिन यूक्रेन के अटैक के बाद रूस को इससे हटा दिया गया, तो ये G8 से G7 हो गया। भारत जो है एज ए पर्यवेक्षक देश के रूप में वहां जाता रहता है और चूंकि भारत एक बड़ा लोकतंत्र है, बड़ी आबादी का नेतृत्व करता है और हमारी जो वैश्विक छवि है वो बहुत शानदार है। तो ऐसे में G7 का जहां भी आयोजन होता है तो वहां के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं भारत के प्रधानमंत्री को विशेष तौर पर आमंत्रित करते हैं। इस बार थोड़ा सा संशय लग रहा था क्योंकि इसके पहले जो कनाडा के प्रधानमंत्री थे जस्टिन ट्रूडो, तो उनका भारत के साथ संबंध बेहतर नहीं था, लेकिन संजोगवश अभी उनका जो है वो सत्ता से हट गए और उनकी जगह जो नए प्रधानमंत्री बने हैं तो उन्होंने जो है भारत से रिश्तों को गर्मजोशी बढ़ाई भी है और उसी गर्मजोशी का ही परिणाम था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कनाडा जो है वो आमंत्रित करना था। क्योंकि ये जिस देश में होता है, वो जो मेजबान देश होता है उसके राष्ट्राध्यक्ष का ये विशेषाधिकार है कि वो किसे बुलाए किसे ना बुलाए। तो ऐसे में एक आशंका थी कि हो सकता है भारत को ना बुलाया जाए, लेकिन भारत को बुलाया गया। तो ये भारत की बढ़ती ग्लोबल पावर को भी दिखाता है। 20 से 22 मई 2025 तक विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो रॉटरडैम नीदरलैंड में। तो विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो रॉटरडैम नीदरलैंड में किया गया। मतलब नीदरलैंड का ही एक शहर है रॉटरडैम। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 24 मई को किस अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो मारखोर। और ये मारखोर क्या है? जंगली पहाड़ी बकरी की एक प्रजाति है। तो वेरी इंपॉर्टेंट। अब आप कहेंगे सर ये मारखोर और खोर क्यों बता रहे हैं? तो यार इसलिए बता रहे हैं कि यहाँ से आयोग प्रश्न पूछा है, तो पढ़ लीजिए, एक लाइन है। और हम चूंकि इतना मेहनत करके बोल रहे हैं, लिख करके लाए हैं, तो आप एक बार केवल मन में थोड़ा सा बैठा लीजिए, आ जाएगा तो क्या करेंगे। तो हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 24 मई को किस अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो किसे? तो मारखोर को मनाने की घोषणा की है। और मारखोर क्या है? जंगली पहाड़ी बकरी की एक प्रजाति है। हाल ही में किस देश ने सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज गोनेरिया का दुनिया का पहला वैक्सीन लॉन्च किया है? क्योंकि गोनेरिया जो है वो एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है और लाइलाज था, मतलब उसमें उसके आने के बाद बड़ी समस्याएं होती थी। तो ऐसे में ये जो प्रयास किया गया है इंग्लैंड के द्वारा किया गया है और महत्वपूर्ण उपलब्धि है इंग्लैंड के वैज्ञानिकों का। और इसका नाम क्या है? तो 4C-MEN-B।
ये नाम भी याद रखिएगा, फोर सीमेन भी हो सकता है कि इसी भी पूछ ले कि फोर सीमेन भी है क्या। मई 2025 में नेपाल के किस प्रसिद्ध पर्वतारोही ने अपने ही पिछले रिकॉर्ड को तोड़ते हुए एवरेस्ट पर रिकॉर्ड 31वीं बार चढ़ने में सफलता प्राप्त की है? तो ये कामी रीता शेरपा है, और ये सोचिए यहाँ लोग एक बार नहीं चढ़ पाते हैं, ये 31 बार जो है चढ़ गए, तो बड़ी उपलब्धि है इनकी। नेपाल के रहने वाले हैं। 26 से 27 मई 2025 के बीच 46वां आसियान शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो कुआलालंपुर मलेशिया में किया गया। वेरी इंपॉर्टेंट है। और आसियान का जो सम्मेलन होता है, क्योंकि उसमें भारत की भी भूमिका होती है, तो ऐसे में ये महत्वपूर्ण हो जाता है। तो 46वां था, कहाँ किया गया? तो मलेशिया में किया गया। और मलेशिया में कहाँ? तो कुआलालंपुर में किया गया। भारत के हैदराबाद में आयोजित 72वीं मिस वर्ल्ड 2025 प्रतियोगिता का खिताब 31 मई 2025 को किसने जीता? तो मिस थाईलैंड, मतलब जो थाईलैंड की सुंदरी थी, इनका नाम क्या है? ओपेल सुचाता चुवांगश्री। ओपेल सुचाता चुवांगश्री जो है मिस थाईलैंड की सुंदरी रही हैं। और उन्होंने जो है, जो भारत में आयोजित हुआ था, बेसिकली कहाँ हुआ था? हैदराबाद में। तो अध्यक्षता, मतलब सॉरी, उनको ये विश्व सुंदरी का जो है पुरस्कार मिला है। 5 जून 2025 को मनाए गए विश्व पर्यावरण दिवस की इस वर्ष की थीम क्या थी? तो प्लास्टिक प्रदूषण को हराना। प्लास्टिक प्रदूषण को हराना, यही थीम थी विश्व पर्यावरण दिवस जो 5 जून को मनाया जाता है उसका। इस पर्यावरण दिवस का मेजबान देश कौन था? तो कोरिया गणराज्य था। तो पहले तो आप थीम याद रख लीजिए कि प्लास्टिक प्रदूषण को हराना, और इसका मेजबान देश भी होता है। प्रत्येक वर्ष कोई न कोई देश होता है। तो इस बार विश्व पर्यावरण दिवस की मेजबानी किसके द्वारा की गई थी? तो कोरिया गणराज्य के द्वारा की गई थी। 5 जून 2025 को किस देश की पूर्व विदेश मंत्री एनेलेना बैरबॉक को संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वें सत्र का अध्यक्ष चुना गया? तो जर्मनी। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वें सत्र का अध्यक्ष चुना गया है तो जर्मनी की पूर्व विदेश मंत्री एनेलेना बैरबॉक को। भारत के वह पूर्व मुख्य न्यायाधीश जिन्हें हाल ही में जर्मन ऊर्जा कंपनी विंटरसाल डीए द्वारा रूस के खिलाफ एनर्जी चार्टर संधि के तहत शुरू की गई मध्यस्थता कार्रवाई में नियुक्त प्राधिकारी बनाया गया है? तो ये DY चंद्रचूड़ को बनाया गया है। ये भारत के पूर्व CJI हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो चलिए, आज का जो करंट अफेयर्स का सेशन था वो यहीं तक था। और आप लोग के मन में एक चीज रहता है कि सर ये जो पढ़ा है इसका PDF कहाँ मिलेगा? जनरली आप लोग कमेंट करके मांगते रहते हैं। तो देखिए, हाँ, हम हर वीडियो में कहते हैं कि आपको जो है हमारे टेलीग्राम पे मिल जाएगा। और टेलीग्राम बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल है। पहली बात तो ये हमसे जुड़े रहने का 24 घंटे का माध्यम से। भाई यूट्यूब पे तो हम दिन में एक बार आते हैं, यहाँ तो आप जब भी मैसेज करेंगे तो हम उसको तो एटलीस्ट रीड करते ही हैं, या हमारे एडमिन्स जो हैं वो जवाब देते हैं। तो आपकी कोई क्वेरी रहेगी तो यहाँ आपको उसका जवाब मिलेगा। जो भी हम पढ़ा रहे हैं, हम ही क्यों, विनीत सर, प्रभा मैम, जिनकी भी क्लासेस हैं RO को लेकर के या निकट PCS को लेकर के आएंगी, तो सारी चीज़ें यहाँ मिलती रहेंगी टेलीग्राम पे। तो यदि अभी तक आप लोगों ने टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किया तो इसको ज्वाइन करें। साथ ही साथ ये दो हमारे चैनल है, एक तो हमारा समृद्धि IAS का यूट्यूब चैनल है और दूसरा संदीप मिश्रा ऑफिशियल। तो ये दोनों चैनल जो है आपकी तैयारी को लेकर के प्रतिबद्ध है। यहाँ आपकी तैयारी से संबंधित महत्वपूर्ण टॉपिक कराए भी गए हैं, कराए जा रहे हैं और निकट भविष्य में कराए जाते रहेंगे। तो ऐसे में दोनों चैनल आपके लिए बहुत उपयोगी हैं। तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और यदि वीडियो अच्छा लग रहा है तो कमेंट जरूर करें, क्योंकि आपका एक कमेंट जो है हमको बहुत ऊर्जा देता है। साथ ही साथ यदि आपको हमसे बात करनी हो या हमारे किसी बैच से जुड़ना हो तो 7303075007 पे आप जो है संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए, आज के लिए इतना ही। पुनः मिलते हैं नए वीडियो में नए क्लास के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, शुभकामनाएं आपको।